तो पेवलोव चल रहा था, है ना। पेवलोव में याद है सारी चीजें, चारों विधियां क्लियर है। सुनीता उसमें ऐसा लिखना, सबसे पहले समकालिक है ना, फिर विलंबित है, फिर चिन्ह या अवशेष या संकेत, फिर पश्चगामी। तो इसमें वो जो है ना दोनों बीच वाले, वो दोनों पूर्वगामी है। आपने लिखा, तीनों के लिए लिख दिया हो, तीनों मत लिखो, वो समकालिक पूर्वगामी नहीं होता, एक पश्चगामी होता है, कोई पूर्वगामी होता है, समकालिक दोनों साथ है। तो वो दोनों है, वो तो है अग्रगामी, या अग्रगामी कर दो। अग्रगामी क्या है ना, तो अग्रगामी दोनों है, दो और तीन अग्रगामी है, और चौथा क्या है, पश्चगामी लिखा हुआ ही है। तो अग्रगामी 2 और 3 को एरो कर दो आप, ये अग्रगामी है। हाँ, अग्रगामी जनरली कोई होता नहीं आपको, मतलब वो 4 सफिशिएंट है। लेकिन बाय द वे ये लिखा हुआ है ना, उसमें पीपीटी जाएगी तो उसमें कोई देखे तो वो मतलब उसको क्लियर हो जाए। आप भी सुन लो, देखो एक पश्चगामी था, चौथा बैकवर्ड कंडीशनिंग थी ना। पश्चगामी क्या होता है, बाद में पश्चगामी में पहले क्या देते हैं, घंटी और भोजन, दो में से पश्चगामी में पहले भोजन देते हैं, ठीक है। और अग्रगामी में बाद में भोजन देते हैं, पहले सीएस आता है। तो पहले सीएस किस किस में आता है, हम तीनों को ही मानते हैं, पर वास्तव में पहले सीएस 2 में ही आता है। पहले में तो सब कुछ साथ ही है ना। तो तीनों करो तो भी कोई गलत नहीं है, वो दैट्स नॉट रॉन्ग। पर वो कोई डीपली फैक्चुअल जाए तो उन दोनों को जो है ना विलंबित और 3 नंबर, उन दोनों को अग्रगामी भी बोलते हैं, पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात। ओके, अब अगली बात, अब 2 बातें और है ना, वो दोनों आज क्लियर कर लेंगे। एक तो कुछ और चीजें बताइए पेवलोव ने, क्या क्या बताइए और चीजें। तो देखो, एक तो इस पे बहुत सवाल आता है, आप लिखिए कुछ और कॉन्सेप्ट है, विलोपन। ये नाम सुना आपने, इंग्लिश में जरूर लिखना, एक्सटिंक्शन, विलोपन। फिर अपन चलेंगे स्किनर पे, एक्सटिंक्शन लिखो, जहां छोड़ा था उसके नीचे अन्य कॉन्सेप्ट है ये। अब सीधा लिख दो विलोपन एक्सटिंक्शन, ये हेडिंग है 95। एक्सटिंक्शन, विलोपन एक्सटिंक्शन आता है आपको? सुमन बताओ क्या है। ओके, सुनो, सुने, बता रही हो, बता दो तो सुन लो फिर। पेवलोव ने कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया, क्या प्रस्तुत किया, कुत्ते ने क्या गिराई, क्यों गिराई, क्योंकि वो तो सहज प्रतिक्रिया है। क्या है, क्योंकि वो तो अनिच्छिक प्रतिक्रिया है। क्या है, इसलिए आएगी आएगी। ओके, बाद में पेवलोव ने भोजन के साथ किसको जोड़ दिया, घंटी को। कुत्ते ने क्या गिराई, लार। घंटी और भोजन बहुत बार एक दूसरे से पेयर कर दिए, एसोसिएट कर दिए, जोड़ दिए, साचर्य बना दिया, तो अनुबंध बन गया साहब। किसका अनुबंध किसके साथ बन गया, लार का अनुबंध घंटी के साथ, या घंटी का लार के साथ बन गया। अब भोजन हटा लिया, केवल घंटी बजाई तो भी कुत्ते ने लार गिराई। केवल दोनों, तुम केवल घंटी बजाई तो भी कुत्ते ने लार गिराई। ओके, बाद में क्या हुआ, बाद में पेवलोव ने केवल घंटी बजाई, भोजन दिया ही नहीं, तो लार बंद हो गई। इसको बोलते हैं विलोपन। इसको क्या बोलते हैं, विलोपन। ये फर्स्ट ग्रेड में बहुत बार आया है और अलग अलग ऑप्शंस आए हैं, लेकिन आपने समझ लिया तो आपका गलत नहीं होगा। बात समझ आ रही है कैसे, एक बार पूछा गया था। अब आप मेरे को बताओ विलोपन क्या होता है, समझ में आ गया सबको। विलोपन में क्या विलुप्त होता है, लार, यानी अनुक्रिया विलुप्त होती है। क्या विलुप्त होती है, अनुक्रिया। सवाल पूछा जाता है विलोपन का कारण क्या है, आप बताओ। यस, टी शर्ट, कुछ भी बोलो, धमाका। विलोपन का कारण क्या समझ में आया, अपने शब्दों में बोलो, भले ही मारवाड़ी में बोलो। मतलब बंद क्यों होगी, बिकी लार। यस, कारण क्या था, यूसीएस का अभाव। परीक्षा में फर्स्ट ग्रेड में आया तो कभी ऐसा है यूसीएस का अभाव राइट था, कभी ऐसा भी आया है
कभी ऐसा भी आया है केवल CS को ही दिया जाना, तो केवल CS दिया जाना तो भी विलोपन होगा। और कभी कभी ऐसा भी आया है पुनर्बलन की अनुपस्थिति। क्या आया है? पुनर्बलन की अनुपस्थिति, तो भी राइट है। अब आप बोलेंगे साहब दोनों एक साथ आ गए, दोनों कभी नहीं आएंगे, है ना? जो राइट है वही आंसर ऑप्शन आएगा। बात समझ में आ गई ना? तो लिखो विलोपन। जब वैसे ये स्वाभाविक उद्दीपक था ना, इसका नाम क्या कर दिया था फिर? स्वाभाविक उद्दीपक कौन सा था? भोजन की ध्वनि, भोजन। तो फिर स्वाभाविक का नाम क्या हो गया हिंदी में? बोलो, सवास, अनानुबंधित उद्दीपक। तो केवल ये लिख दो आप, जब स्वाभाविक उद्दीपक या भोजन, हर बार भोजन नहीं होता पर हम समझने के लिए ब्रैकेट में भोजन लिखते हैं। जब स्वाभाविक उद्दीपक ब्रैकेट में भोजन को बंद करके केवल तटस्थ या कृत्रिम उद्दीपक ब्रैकेट में ध्वनि ही प्रस्तुत किया जाए तो प्राणी की अनुक्रिया कमजोर होकर धीरे धीरे, एक साथ नहीं होता, ये बंद हो जाती है। आ जाओ। हाँ, क्या किया? चाय लाई क्यों? तो आप क्या लिखा? मैडम आप लिख लो जल्दी से, या ये बात आप बाद में लिख लेना। जब स्वाभाविक उद्दीपक भोजन को बंद करके केवल तटस्थ या कृत्रिम उद्दीपक ध्वनि प्रस्तुत किया जाए तो प्राणी की अनुक्रिया कमजोर होकर क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। इसे विलोपन कहते हैं। इसे विलोपन कहते हैं। इसे विलोपन कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्लियर हो गया? साथ साथ पितारों में पढ़ा तो रेस। इसे विलोपन कहते हैं। जिसको बहुत ज्यादा ऐसे थकान और नींद हो रही है ना, उनको दो सबको। गैंग मत बना लेना। हाँ, ग्लास और लेके आ रही। हाँ, इनको जरूर देना, इनके सर में वो है प्रॉब्लम, थोड़ी थोड़ी, सबको थोड़ी थोड़ी। ओके, बाकी लोग ध्यान दो। इसे विलोपन कहते हैं। ठीक है, लिखा सबने? कोई दिक्कत नहीं है ना? विलोपन क्या होता है? नीचे लिखो विलोपन का कारण। विलोपन का कारण चाय का जश्न। विलोपन का कारण, जिस दिन आप सबका सिलेक्शन होगा उस दिन बड़ी सी पार्टी करेंगे अपन, हमारी तरफ से टी पार्टी रोज ही करेंगे। हम काउंसलिंग में बैठे होंगे उस दिन, और आप सबके, अब सिलेक्शन होगा तो होम डिस्ट्रिक्ट में भी ले आएंगे आपको, चिंता की बात ही नहीं है। पर मेहनत करनी है बस, है ना? अभी पता है ऐसा मौका है कि सब लोग नींद में सोए हैं। पता है, सबको लग रहा है कि भर्ती पता नहीं कब आएगी। तो आप क्या, सोना मत, 16 घंटे पढ़ना, फिर देखना मजा। ना 4-5 घंटे सो जाना बस, बाकी इश्यू नहीं है कोई। फिर देखना 3 महीने 4 महीने बाद आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। फिर उसको रिवाइज करेंगे, और मेरे से जुड़े रहेंगे तो चैनल पे सारी चीज दूंगा मैं आपको 30 नंबर का स्कूल मैनेजमेंट ऐसा कराऊंगा कि राजस्थान में मिलों पीछे रह जाएंगे पब्लिक। बस 60 नंबर ही है, 90 नंबर कमाल कर जाएंगे, 90। बाकी भी आप सारी चीजें और पढ़ लेना, और एक कोशिश करेंगे करंट का भी, अगर हुआ तो कमाल का ही होगा अपना।
चिंता की बात ही नहीं है। हाँ, 60 मार्क्स साइकोलॉजी। एक फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट ग्रेड में आता है स्कूल मैनेजमेंट, एजुकेशनल मैनेजमेंट है दरअसल। आप फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हो, हाँ, तो वो 90 और उसके अलावा फिर करंट अफेयर्स 20 नंबर के, 110 नंबर का खेल कर देंगे और शानदार वाला, चिंता मत करो आप। और सेकंड ग्रेड में भी आप कमाल कर दोगे। 40 नंबर की टीचिंग मेथड, 40 नंबर की साइकोलॉजी, 80 नंबर। और 80 नंबर, 80 में से आप 78 भी ला सकते हो। 70 से ऊपर आएंगे, 70, 72, 74। और बाकी लोगों के पता है 28, 26 मिला के होता है, हर बार होता है, कोई एक आध निकलेगा उनमें से। ओके, तो विलोपन का कारण लिखो नीचे। विलोपन का कारण लिख रहे हो ना? विलोपन का कारण क्या है? यूसीएस की अनुपस्थिति। विलोपन का कारण है यूसीएस की अनुपस्थिति। यूसीएस की अनुपस्थिति। ओब्लिक लिख दो, पुनर्बलन की कमी। हालांकि पेवलोव ने पुनर्बलन की व्याख्या नहीं करी है, मैं आपको बता दूं, इसलिए पुनर्बलन का, पेवलोव का सिद्धांत अगर ऐसा आ जाए, अपुनर्बलन व्यवहारवाद का सिद्धांत माना जाता है, पर यूसीएस पुनर्बलन का काम करता है, ये वो भी मानते हैं। इसलिए पुनर्बलन की कमी भी परीक्षा में आया है। ये बहुत सिंपल सी बात होगी जो आप कर दोगे आराम से। विलोपन का कारण है पुनर्बलन की कमी या फिर अनुपस्थिति। आप बाद में समझ लेना उनसे, है ना। गरिमा, इनको बताना मैडम को ना, ये कितना चाहती है हम सबको चाय लेके आइए। आप डिस्कस किया करो इनसे सारी बात, है ना। कि मारवाड़ी में इको ओ मतलब वो है समझ की भाण, ये क्या बोलते, समझ में आ गई भाण, ऐसा बोलते हैं। वो आपको मारवाड़ी में बताओगे। देखो इको ओ मतलब है, इको मतलब है जब थे वो लगा, समझ में आ गई भाण। हमारे मैडम वो बोलती है, ओ मैं कर लियो भाण, दूसरो बता। ओके, अपने शब्द भी कमाल के हिंदी वाले। तो विलोपन क्लियर। अब दूसरा, इसको हटा दूं नीचा। ओके, दूसरा है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। दूसरा कॉन्सेप्ट लिखिए। एक तो हो गया विलोपन और दूसरा है स्वतः है। बहुत आसान है, ये बहुत बार आया है। स्वतः पुनर्लाभ, हिंदी में कुछ भी बोल देंगे, या स्वतः पुनः प्राप्ति भी कहते हैं। स्वतः है क्या? पुनः प्रकटीकरण। शाबाश, ये हमने दिया था, उसमें याद है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस। TA की TE बताना सुनीता। स्पॉन्टेनियस सही है। ओके, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ओके, तो स्वतः पुनर्लाभ या स्वतः पुनः प्रकटीकरण, ये आए सारी परीक्षा में, ध्यान रखना। ये बहुत सिंपल है, नाम से आपको आइडिया लग सकता है। बताओ क्या हो सकता है, आप बताओ। ओके, सबने लिखा। इंग्लिश में क्या लिखा? स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी। फिर वापस आ गई, पाछे आ गई, और गए लार पाछी आ गई, इतनी बात है। क्या होता है? घंटी घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, तो फिर लार आनी क्या हो गई? बंद हो गई। ये तो क्या हो गया? विलोपन हो गया। ये क्या हो गया? विलोपन। फिर क्या किया? पेवलोव ने बहुत से प्रयोग किए। फिर काफी दिन गुजर गए, भूल गए उस बात को। फिर एक दिन अचानक घंटी बजा दी, तो घंटी बजाते ही भाई साहब ने लार गिरा दी। तो उन्होंने बोला कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम काफी गैप के बाद CS दें, क्या दें? CS दे, यूसीएस दिया ही नहीं, केवल CS दिया, तो अनुक्रिया वापस हो गई। इसको बोलते हैं पुनर्लाभ या पुनः प्राप्ति, पुनः प्रकटीकरण। ठीक है, हाँ उसमें दिया था ना, लिखो आप।
विलोपन के बाद, विलोपन के बाद, यह हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। विलोपन के बाद कभी कभी CS प्रस्तुत किए जाने पर, CS का मतलब भोजन की घंटी, बोलो यस, घंटी। विलोपन के बाद कभी CS प्रस्तुत किए जाने पर प्राणी पुनः अनुक्रिया कर देता है, पुनः अनुबंधित अनुक्रिया कर देता है। अनुक्रिया लिखो तो भी ठीक है, अनुबंधित अनुक्रिया लिखो तो भी ठीक है। किए जाने पर प्राणी पुनः अनुबंधित अनुक्रिया कर देता है। इसे स्वतः पुनः प्रकटीकरण कहते हैं। स्वतः पुनः प्रकटीकरण कहते हैं। आप समझे ना इस बात को? एक गैप हो गया, लार वार सब बंद हो गई, फिर अचानक एक दिन घंटी बजाई तो वापस आ गई, तो पुनः प्रकट हो गई। सिंपल। लिख लिया सबने? ओके, चलें आगे। नेक्स्ट, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग, उच्च कोटि अनुबंध। आज पहलों पे पूरा हो जाएगा सर। उच्च कोटि अनुबंध, हाई ऑर्डर या हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। उच्च कोटि अनुबंध, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। उच्च कोटि अनुबंध, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। तो सिंपल मैं बता चुका हूं वैसे आपको, सुन लो। सबने लिखा? हिंदी में क्या लिखा? इंग्लिश में? ओके, ये क्या होती है सुनो सामने देख के। पेवलोव ने भोजन दिया, कुत्ते ने लार गिराई। बाद में भोजन के साथ घंटी को जोड़ दिया तो भी कुत्ते ने लार गिराई। बाद में भोजन दिया ही नहीं, केवल घंटी बजाई तो भी कुत्ते ने लार गिराई। यहां पे घंटी अनुबंधित उद्दीपक है और लार अनुबंधित अनुक्रिया है। इंग्लिश में घंटी कंडीशनड स्टिमुलस है तो CS है, और लार कंडीशनड रिस्पॉन्स है तो CR है। बंद, सीख गया वो, अनुबंध हो गया। अब क्या होता है, बाद में पेवलोव ने, जब पहले क्या था, पहले जब भोजन के साथ घंटी को जोड़ा तो कुत्ता तो भोजन के लिए लार गिराता था। किसके लिए गिरा? तुम खो गई 2 नंबर। भोजन के लिए लार गिराता था, पर पावलोव जबरदस्ती क्या बजा रहे थे? घंटी बजा रहे थे, तो काम हो गया। बाद में केवल घंटी बजाई तो भी कुत्ते ने लार गिराई। अब कुत्ता घंटी के साथ लार गिरा रहा है। जब भी घंटी बजाते हैं कुत्ता क्या करता है? लार गिराता है। तो पेवलोव ने क्या किया? अगली बार घंटी बजाई तो बल्ब ऑन कर दिया, कुत्ते ने लार गिराई। कुत्ता लार गिरा रहा है घंटी के लिए, लेकिन पेवलोव जब जब घंटी बजा रहे तब तब बल्ब ऑन करते हैं, कुत्ता लार गिराता है। अब इन दोनों में भी एसोसिएशन बन गया। बाद में केवल बल्ब ऑन किया तो भी कुत्ते ने लार गिरा दी, मतलब एक और उद्दीपक जोड़ दिया। इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर कंडीशनिंग या सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग। क्या है ये? लिख लो एक लाइन में। अनुबंध के बाद, अनुबंध के बाद जब CS के साथ कोई और उद्दीपक, जब CS के साथ कोई और उद्दीपक जोड़ दिया जाए, CS के साथ कोई और उद्दीपक जोड़ दिया जाए और प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया उस जोड़े गए उद्दीपक और प्रतिक्रिया उस जोड़े गए उद्दीपक के साथ, हर बार ये बात दिमाग में रखना कि सहचर्य और एसोसिएशन और जोड़ना तो दो उद्दीपकों में होता है और अनुबंध बनता है प्रतिक्रिया और उद्दीपक में। तो प्रतिक्रिया उस जोड़े गए उद्दीपक के साथ भी अनुबंधित हो जाती है, अनुबंधित हो जाती है। इसे उच्च कोटि अनुबंध अथवा द्वितीय कोटि अनुबंध, उच्च कोटि अनुबंध अथवा द्वितीय कोटि अनुबंध, ब्रैकेट में सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग भी कहते हैं, सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग कहते हैं। और चाहो तो आप एक एग्जांपल लिख सकते हो, छोटा सा एग्जांपल, बल्ब जलने पर, ताकि आपको याद रह जाएगा, लार का आना। ये बल्ब जलना भी हो सकता है, कदमों की आहट भी हो सकती है, कुछ बोलना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो व्यवहारवादी ऐसे चीजों को जोड़ते हुए जाते हैं। तो अनुबंध के बाद जब सीएस के साथ कोई उद्दीपक जोड़ दिया जाए और प्रतिक्रिया उस जोड़े गए उद्दीपक के साथ भी अनुबंधित हो जाए, तो इसे उच्च कोटि अनुबंध या द्वितीय कोटि अनुबंध कहते हैं। सिंपल, छोटी छोटी दो बातें हो रहे, ताकि फिर पहलुओं में से कुछ भी आ जाए आपका गलत नहीं हो। और हम यही दुआ करते हैं कि ऐसे ही रेयर चीजें पूछी जाए परीक्षा में, और फर्स्ट ग्रेड में तो ऐसा होगा ही होगा। ओके, लिखा सबने? लिख लो जल्दी। हो गया, मिटा दूं? चलिए, देखो, एक होता है सूडो कंडीशनिंग, ये सुना आपने? ये सुनना, आभासी अनुबंध। आप सुन रहे हो? पीछे वाले बेटा ध्यान दे, तू लिख लिया तुमने? ओके। आभासी अनुबंध क्या होता है? आभासी अनुबंध या मिथ्या अनुबंध बोलते हैं उसको, सूडो कंडीशनिंग। तो पेवलोव ने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? एक तख्ता, जैसे जिस पे मैं खड़ा हूं, ऐसा एक तख्त बनवाया। क्या बनवाया? प्लेटफॉर्म, लोहे का। पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, तख्त ही बोलते हैं और क्या है, तख्ते ताज देखे हैं हमने ऐसा। तो एक मेटल का एक बनवाया प्लेटफॉर्म। सुन रहे हो? मेटल मतलब धातु का, लोहे का। और उसमें करंट जोड़ दिया, विद्युत आघात, आपने नाम सुना होगा। प्लग में लगा दिया, हल्का विद्युत, अगर उस बटन को ऑन करते हैं तो हल्का विद्युत आघात प्रवाहित होता है। ओके, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं साइकोलॉजिस्ट। हल्का विद्युत आघात उसमें ऑन करोगे तो प्रवाहित होगा, रिमोट से ऑन किया तो बिजली का करंट जाएगा, हल्का, जान नहीं जाएगी, बस झटका लगेगा। ऑफ किया तो नहीं लगेगा। उस पर कुछ बच्चों को खड़ा कर दिया, कुछ बच्चों को खड़ा किया, 4 5 6 7, ओके खड़े हैं। पेवलोव साहब आए, प्रयोग किया उन्होंने, खड़े सब आराम से आए, आते ही ऑन किया, ऑन करते ही झटका लगा, बच्चे जम कर गए। दूसरे दिन 10 दिन तक किया, दूसरे दिन फिर आए, ऑन किया, बच्चे जम कर गए। तीसरे दिन फिर आए, ऑन किया, बच्चों को करंट लगा, जंप कर गए। इस एग्जाम्पल में आप मुझे बताएं, बच्चों का जंप करना अनुक्रिया प्रतिक्रिया है किसके प्रति? करंट के प्रति, है ना, विद्युत आघात के प्रति। तो इस एग्जाम्पल में विद्युत आघात क्या हो गया? बोलो बोलो, यूसीएस या सीएस? बोलो, यूसीएस। और बच्चों का जंप करना यूसीआर, बच्चों का जंप करना यूसीआर। तो विद्युत का करंट था स्वाभाविक उद्दीपक, और ऐसे करंट से स्वाभाविक हम सब ऐसा करते हैं, वो हो गया स्वाभाविक अनुक्रिया। तो इसको हम बोल देंगे अनुबंध की भाषा में यूसीएस और यूसीआर। 10 दिन तक यूसीएस यूसीआर हुआ। 11वें दिन
जैसे पावलो आए, उन्होंने उसको ऑन नहीं किया बल्कि ताली बजाई, जैसे ताली बजाई बच्चे जंप कर गए। तो ताली बजना क्या है? ताली क्या है? CS, और बच्चों का जंप करना CR। ये होता तो मैं आपको बताता ही क्यों। अगर पहले दिन से लेके लास्ट तक रोज ताली बजाते, ऑन किया ताली बजाई ऑन किया ताली बजी ऑन हुआ, तब तो ताली हो जाती CS, और उनका ताली पे जंप करना क्या हो जाता? CR। लेकिन पहली बारी बजाई ताली, तो पहली बारी तो बजाई, तो ताली का अनुबंध कहां हुआ? इसलिए ताली CS नहीं है, यानी बहुत बार UCS भी नहीं है। ताली UCS तो तब होती है ना जब मैं ताली बजाऊं आप जंप कर जाओ, तब UCS है। करंट लगे तो आप जंप करोगे, वो UCS UCR है। बात समझना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बिना अनुबंध के ही लगता है, मतलब ताली बजने से बच्चों को लगा करंट आया, ये आभासी अनुबंध है। मान लो ताली नहीं बजा के वो वहां पे आते तो भी जंप कर जाते, करते ही नहीं करते? कोई अचानक आवाज होती है तो जंप कर जाते। ये आभासी अनुबंध है। क्या है? आभासी अनुबंध। नहीं समझे आप मेरी बात? रोज ताली बजाते तब तो ताली CS होती और जंप करना CR होता, लेकिन पहली बारी कोई काम किया उससे उनको लगा कि करंट आया, लगा, नॉट रियल, इट्स सुडो। तो इसको बोलते हैं सुडो कंडीशन। आपने डॉल्फिन मछली देखी है? कितना प्यार से वो जंप करती है ना, ऐसे गोताखोर के साथ ऊपर जंप करती है, कुछ खाती भी है। तो डॉल्फिन मछली को उसको ऐसे सिखाया जाता है, मतलब मछली अंदर है, सुन रहे हो? डोमेस्टिक पूल है, खुद का पाली हुई मछलियां हैं डॉल्फिन। तो करंट छोड़ते हैं उसमें, जैसे ही करंट जाता है वो जंप करती है करंट से बचने के लिए। तो करंट UCS है और जंप करना UCR है। कई बार ऐसा किया, बाद में करंट नहीं दिया, कोई आदमी जो गोताखोर अंदर गया, जैसे अंदर गया हलचल हुई, डॉल्फिन को लगा करंट आया तो वो जंप करने लग गई, उसको सिखा दिया। ये दरअसल आभासी अनुबंध होता है। क्या होता है? आभासी अनुबंध, जिसमें अनुबंध वास्तव में बनता नहीं है पर लगता है। लिखोगे? लिख लो एक लाइन, आभासी अनुबंध। अब इतना डीपली आप पेवलोव को समझ रहे हो, फिर आपका कुछ गलत नहीं होगा। आभासी अनुबंध या मिथ्या अनुबंध भी कहते हैं इसको। मिथ्या अनुबंध इंग्लिश में सूडो कंडीशनिंग बोलते हैं। ओके, कैसे लिखोगे इसको? कैसे लिखो? लिखो, जब कई बार मतलब मेनी टाइम्स, जब कई बार UCS व UCR की प्रक्रिया। आप समझ रहे हो? देखो सारी बातें ऐसे भी लिखना शॉर्ट में, सब ये मास्टरी होती है। जब कई बार UCS व UCR की प्रक्रिया करने के बाद कोई नया उद्दीपक, पहली बार दिया तो नया हो गया, कोई नया उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए। जब कई बार UCS व UCR की प्रक्रिया, कई बार मतलब बहुत बार की प्रक्रिया करने के बाद कोई नया उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए तो प्राणी अनुबंधित अनुक्रिया इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, केवल अनुक्रिया भी सही है। तो प्राणी अनुबंधित अनुक्रिया के समान अनुक्रिया कर बैठता है। तो प्राणी अनुबंधित अनुक्रिया के समान अनुक्रिया कर बैठता है, मतलब भूल से ही कर रहा है, ताली में करंट थोड़ी था, कर बैठता है। इसे आभासी अनुबंध कहते हैं।
कई बार या बहुत बार यूसीएस यूसीआर करवाया, उसके बाद कोई नया उद्दीपक दिया तो प्राणी अनुबंधित अनुक्रिया के समान अनुक्रिया कर बैठता है, या अनानुबंधित अनुक्रिया के समान अनुक्रिया कर बैठता है। बात एक ही, अनुक्रिया कर बैठता है, उसको लगता है करंट आया, सिंपल। ओके, लिख लिया सबने। अब जो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, सबसे ज्यादा पूछा गया है, विलोपन से भी ज्यादा, वो क्या है? वो है स्टिमुलस जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो लिखो, उद्दीपक, जनरलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? यह सामान्यीकरण व उद्दीपक विभेदन। उद्दीपक सामान्यीकरण व उद्दीपक विभेदन, या इसको शॉर्ट में सामान्यीकरण व विभेदन भी बोलते हैं, इंग्लिश में जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। मेरे पास कुछ फर्स्ट ग्रेड में इंग्लिश मीडियम, मतलब वो सॉरी इंग्लिश सब्जेक्ट के बच्चे साइकोलॉजी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में भी 60 नंबर की आएगी, पर चूंकि वो इंग्लिश के पेपर में, इसलिए वो इंग्लिश में आएगी पूरी, तो केवल राजस्थान में हम ही दे रहे हैं। और उनको बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि टर्म्स तो सारे इंग्लिश में ही है। आपको 4 ऑप्शंस में देखना है, लिखना तो है ही नहीं, सेंटेंस तो बनाना ही नहीं है। ओके, पहले उन्होंने ट्राई किया था कुछ कि सब पूरा इंग्लिश में सेंटेंस को ही लिखा है, उससे ले, पल्ले ही नहीं पड़ा। हमारे पास आए, हमने वेलकम किया, आपकी तरह वो बहुत खुश है। ओके, ये देखो आप, ये बहुत आया फर्स्ट ग्रेड में, पेपर उठा के देखना। सुन रहे हो? हिंदी में क्या लिखा? पहला उद्दीपक सामान्यीकरण और दूसरा उद्दीपक विभेदन। तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। सामान्यीकरण क्या होता है? जनरलाइजेशन। जब भी देखो, कई बार हम बात करते हैं ना कि हमारा जो ब्रेन है वो ऐसा है कि हमें बार बार वो इंफॉर्मेशन देता रहता है, और हमारा ब्रेन क्या है? दिमाग बड़ा विलक्षण है। हम इसको इसको ये नहीं पता कि रियल क्या होता है और इमेजिनेशन क्या होता है, दिमाग को पता ही नहीं होता। तो हम अगर इसको, मतलब होता है ना, महिला और घर में कई बार बहुत चिंता ही चिंता की बात करती है, तो दिमाग में चिंता ही चिंता भर जाती है, वो वापस वही देता है। कहते हैं ना, जैसा सोचते हो वैसे बन जाओगे। तो हम अच्छी फीडिंग, अच्छा सोचें, सब ठीक हो जाएगा, ओके सब बढ़िया है बढ़िया है। आप कई बार ऐसा सोचोगे, बहुत बार ऐसा सोचोगे, तो आपके दिमाग में वही कंडीशनिंग हो जाएगी, तो वो वैसा ही बन जाएगा, वो आपको सजेशन वैसे ही देगा। तो हाँ, तो अक्सर ऐसा कहते हैं साइकोलॉजिस्ट, कहते हैं कि जैसे आप कोई भी नया काम करने की सोचेंगे तो आपको दिमाग चेतावनी देगा, यार इसमें फेल हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो आप, वहां पे 2 साल खराब हो जाएंगे, घर पे सब खत्म हो जाएगा। वो टेंशन वाली बात देगा दिमाग, क्योंकि हमने आज तक टेंशन वाली बातें सोची, तो बार बार आपको वही देगा। कहां घर से जाओगी दूर, अकेली रहोगी, क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव बातें, नेगेटिव नेगेटिव बातें। फिर एग्जाम्पल भी देगा वो, देखो उसने क्या किया, 4 साल वो ना तो घर वालों की रही, ना ससुराल वालों की रही, ना बच्चों को पाल सकी, ये हुआ, लास्ट में उसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। दिमाग ऐसी चीजें देता है। तो अच्छे लोग कहते हैं कि आप चीजों को जनरलाइज मत करें। जनरलाइज का मतलब उसके साथ हुआ तो जरूरी थोड़ी मेरे साथ होगा, है ना। तो जनरलाइजेशन में क्या होगा? जनरलाइजेशन क्या होता है? जनरलाइजेशन में जो सब पर लागू हो उसको तो बोलते हैं जनरलाइजेशन, और जो सब पे लागू नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? विभेदन या डिस्क्रिमिनेशन। बात समझ में आई? तो पेवलोव ने कुत्ते की अनुक्रिया किसके साथ अनुबंधित कर दी? घंटी के साथ कर दी ना। अब आप मुझे बताएं, क्या वो कुत्ता दुनिया की हर घंटी पे लार गिराएगा या उस पर्टिकुलर घंटी पे? पर्टिकुलर पे, तो क्योंकि अनुबंध तो उसका बना है। आपका कोई किसी से आपको प्यार है तो आपका दिल उसके लिए धड़केगा कि सबके लिए? उसके लिए धड़केगा ना। आपका बच्चा रो रहा है, और तो आपका बच्चा रो रहा है तो स्पेशली उसके लिए तड़प उठेंगे अपन। तो ध्यान देना मेरी बात का, पावलोव का कुत्ता केवल उसी घंटे पे लार गिराएगा जिसका, जो भोजन के साथ आई थी, बार बार एसोसिएशन बना था, है ना, अनुबंध बन गया था उसके। लेकिन बाद में पेवलोव ने क्या किया? उससे मिलती जुलती दूसरी घंटियां भी बजाई, एकदम मिलती जुलती। तो जहां कुत्ता पहचान गया कि ये वो नहीं है, वहां तो लार नहीं आई, और जहां पहचान नहीं पाया और मिलती जुलती पे भी लार गिरा दी, वो हो गया
जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या हुआ? जहां हम पहचान नहीं पाते कि वो हमारा अनुबंध वाला नहीं है, उससे मिलता जुलता कोई दूसरा है, तो उसके प्रति भी अनुक्रिया कर देते हैं, तो उसको तो क्या बोलते हैं? जनरलाइजेशन। और जहां पहचान लेते हैं ये वो नहीं है, वो क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। बात समझ में आई? फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था कि एक बच्चा गुलाब का फूल तोड़ने लगा, तो गुलाब के फूल में क्या होते हैं? कांटे होते हैं, तो वो जख्मी हो गया, उसको चोट लगी। बाद में वो हर लाल चीज से और लाल कपड़े से भी डरने लगा। ये किसका एग्जाम्पल है? विभेदन का कि सामान्यीकरण का? एक बच्चे को मैथ्स टीचर ने पीटा, तो वो टीचर सब शिक्षकों से डरने लगा। किसका एग्जाम्पल है? सामान्यीकरण। बाद में उसको अगर उसे पहचान लिया मैथ्स वाले सर पीटते हैं, ये नहीं पीटते, तो फिर क्या हो गया? विभेदन। क्लियर? लिखो। जब प्राणी क्या लिखेंगे? ओके, जब प्राणी अनुबंधित उद्दीपक से मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति भी समान अनुक्रिया करता है। अन्य उद्दीपकों के प्रति भी समान अनुक्रिया करता है, तो उसे उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं। जबकि प्राणी का अनुबंधित उद्दीपक व अन्य उद्दीपकों में अंतर कर लेना उद्दीपक विभेदन कहलाता है। जब प्राणी अनुबंधित उद्दीपक से मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति भी समान अनुक्रिया करता है, तो उसे उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं। जबकि प्राणी का अनुबंधित उद्दीपक व अन्य उद्दीपकों में अंतर कर लेना उद्दीपक विभेदन कहलाता है। आप घर जाकर जब परीक्षा आएगी उससे पहले एक बार इनको पढ़ोगे ना, तो सारे एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में एकदम आसानी से सेट हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं आएगी। ये लिख लिया सबने? एग्जाम्पल लिखो, इसमें नीचे लिखो एग्जाम्पल। एक बालक गुलाब का फूल तोड़ते समय, एक बालक को लिख दो, एक बालक को गुलाब का फूल तोड़ते समय चोट लग जाती है, तो वह लाल पोशाक से डरने लग जाता है।
यह है किसका उदाहरण है? आंसर क्वेश्चन यस। उद्दीपक, बोलिए उद्दीपक विभेदन की सामान्यीकरण। शाबाश, उद्दीपक सामान्यीकरण का। एक बार नहीं आया, 5-6 बार आ गया उद्दीपक सामान्यीकरण। बस शब्दों से खेलना ही है परीक्षा में। मतलब 70 to 90% तो अगर आप इस तरह से शब्दों को आपको समझ में आने लग गया तो फिर आपकी प्रॉब्लम ऐसे ही सोल्व हो जाएगी। और फिर कुछ नई बातें जो औरों ने तो सुनी नहीं होंगी, उनके लिए एकदम नहीं होंगी, पर आपके लिए वो फेमिलियर होंगी क्योंकि आप उनसे परिचित हैं ऑलरेडी। ओके, अब आखिरी बात पेवलोव की। ये लिख लिया सबने सामान्यीकरण का? हो गया पूरा? पीछे वाले मिटा दूं भाई? ओके, अब एक चीज और है जो परीक्षा में आती है। आप सुन रहे हो ना? अगर आपसे पूछ ले शास्त्रीय अनुबंधन में, इसका नाम शास्त्रीय अनुबंधन है, इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में उद्दीपक कितने प्रकार के होते हैं बताओ? क्लासिकल कंडीशनिंग में उद्दीपक कितने प्रकार के होते हैं बताओ? 2 प्रकार। शाबाश, कौन कौन से? स्वाभाविक और तटस्थ, या स्वाभाविक और कृत्रिम, लेकिन वैसे इनके नाम हो गए यस अनानुबंधित और अनुबंधित, या यूसीएस और सीएस। सिंपल। इस पे बहुत बढ़िया प्रश्न है, लिखो लिखो। शास्त्रीय अनुबंधन में उद्दीपक के प्रकार 2। एक अनानुबंधित उद्दीपक जो कि भोजन था, यूसीएस, और 2 अनुबंधित उद्दीपक जो कि घंटी था, ध्वनि था, सीएस। लिखना है। शास्त्रीय अनुबंधन में उद्दीपक के प्रकार 2 हैं, एक यूसीएस, एक सीएस। आप बोलेंगे साहब ये तो हम सबको आता ही है। बोले आपको आता है ना, पर ये हमने क्यों लिखवाया? अगली बात के लिए। अब समझना, लिख लिया सबने? दरअसल हम बोलते हैं बार बार भोजन ध्वनि, ठीक है? तो भोजन ध्वनि की जगह कुछ और भी हो सकते हैं। बोले हो सकते हैं, और हुए हैं। उन्होंने बहुत से, जैसे अभी हमने इसमें एग्जांपल ले लिया गुलाब का फूल। गुलाब का फूल क्या था? यूसीएस, और उसको चोट लगना यूसीआर, ठीक है? फिर हालांकि वो अनुबंध बना नहीं है, सामान्यीकरण कर लिया उसने, पर मान लो कोई जब जब गुलाब का फूल होता तब तब कोई और बात होती, लाल कपड़ा दिखता है, ऐसा कुछ होता, तो फिर सीएस सीआर भी हो जाता ना। अब महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि बदलते हैं उद्दीपक। तो अगर ऐसा कहें कि सब सीएस के कितने प्रकार हैं, तो सीएस में तो आप किसी भी चीज को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़ सकते हो, चाहे बल्ब हो, चाहे घंटी हो, चाहे कुछ और हो, चाहे आवाज हो, चाहे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यूसीएस के प्रकार अगर आपको पूछ लें तो यहां कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताऊं कि पेवलोव ने जैसे भोजन दिया, हमने विलोपन में पुनर्विलोपन शब्द इस्तेमाल किया, तो अच्छा था, वो बढ़िया चीज थी। लेकिन पेवलोव ने खराब चीजें भी दी हैं, जैसे बिजली का करंट। तो बिजली का करंट भी तो यूसीएस बना, बोले नहीं बना गया उसमें? बिजली का करंट यूसीएस था, बच्चों का जंप करना यूसीआर था ना? तो इनको भी पेवलोव 2 भागों में बांटते। कितने भागों में बांटते? 2 भागों में। किसको? इसको। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट करके लिखो, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लिखा? इंपॉर्टेंट।
अनानुबंधित उद्दीपक, इंपॉर्टेंट, अनानुबंधित उद्दीपक आया परीक्षा में, ब्रैकेट में यूसीएस के भी दो प्रकार हैं। हमने नहीं, व्यवहारवादियों ने बताए हैं, पेवलोव भी बताते हैं, स्किनर भी बताते हैं। तो अनानुबंधित उद्दीपक ब्रैकेट में यूसीएस के भी दो प्रकार हैं। और ये दो प्रकार कौन से हैं? 1 नंबर 2 नंबर। पहला लिखो ऐषणात्मक उद्दीपक, ऐषणात्मक उद्दीपक, ब्रैकेट में लिखो एपेटिटिव। दूसरे विकर्षणात्मक, तो पहले ऐषणात्मक एपेटिटिव, दूसरे विकर्षणात्मक एवर्सिव। इस पे प्रश्न आया है। तो ऐषणात्मक उद्दीपक कौन से होते हैं? यानी नेगेटिव पॉजिटिव से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव है, दूसरे नेगेटिव है, पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलेंगे, वो हम स्किनर में आपको समझाएंगे क्या खेल है, वो भी खेल है एक जबरदस्त। ऐषणात्मक उद्दीपक के इंग्लिश में क्या लिखा? एपेटिटिव स्टिमुली। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, एपेटिटिव लिख दो। लिखो वे उद्दीपक जिनसे प्राणी को खुशी, प्लेजर या संतुष्टि मिले। वे उद्दीपक जिनसे प्राणी को खुशी या संतुष्टि मिले ऐषणात्मक उद्दीपक कहलाते हैं। वे उद्दीपक जिनसे प्राणी को खुशी या संतुष्टि मिले ऐषणात्मक उद्दीपक कहलाते हैं। वे उद्दीपक जिनसे प्राणी को खुशी या संतुष्टि मिले ऐषणात्मक उद्दीपक कहलाते हैं। जैसे भोजन, पानी, लैंगिक संबंध। भोजन, पानी, लैंगिक संबंध आदि। सभी प्राणियों के लिए 3 मेन चीजें हैं, जैसे छाया, रेस्ट, ये सारी चीजें जो खुशियां दे उनको बोलेंगे ऐषणात्मक उद्दीपक, और जो कष्ट दे उनको बोलेंगे विकर्षणात्मक उद्दीपक। तो पहला ऐषणात्मक, भोजन, पानी, लैंगिक संबंध आदि। लिखा सबने? बोलो ओके। नंबर 2 लिख लिया ना सबने? ओके। किसके प्रकार देख रहे हैं? यस, यूसीएस के, अनानुबंधित उद्दीपक के। उद्दीपक के प्रकार भी 2 और अनानुबंधित उद्दीपक के प्रकार भी 2। दूसरा विकर्षणात्मक, विकर्षणात्मक उद्दीपक। इंग्लिश में एवर्सिव, एवर्साइव। वे उद्दीपक जो प्राणी को कष्ट दें, पीड़ा दें, तकलीफ दें, कष्ट दें, विकर्षणात्मक उद्दीपक कहलाते हैं। वे उद्दीपक जो प्राणी को कष्ट दें, यानी प्राणी के लिए पीड़ादायक होते हैं, अनप्लीजेंट होते हैं, जो प्राणी को कष्ट दें, विकर्षणात्मक उद्दीपक कहलाते हैं। जैसे तेज शोर, तेज शोर होता है ना, सहा नहीं जाता, नॉइज बोलते हैं, तेज शोर। कड़वा स्वाद, पेवलोव ने, व्यवहारवादियों ने बहुत से प्रयोग किए। कड़वा स्वाद क्या बोलते हैं? शोर। चलिए, कड़वा स्वाद। विद्युत आघात, बिजली का करंट। गर्म सतह, तेज धूप, सुई की चुभन, इत्यादि, एटसेट्रा। विकर्षणात्मक उद्दीपक जो प्राणी को कष्ट दे, एवर्सिव बोलते हैं इंग्लिश में।
इनसे बचने के लिए अनुक्रिया करता है, ठीक है ना। तो उद्दीपक के दो प्रकार, यूसीएस और सीएस, और यूसीएस के भी दो प्रकार। पहला कौन सा, ऐषणात्मक, और दूसरा विकर्षणात्मक। ऐषणात्मक कौन से होते हैं, जो प्राणी को खुशी संतुष्टि दे, जैसे एग्जांपल भोजन, पानी, लैंगिक संबंध। दूसरे विकर्षणात्मक, ये कौन से होते हैं, जो प्राणी को कष्ट दे, जैसे एग्जांपल पहला बोलो तेज शोर, दूसरा कड़वा स्वाद, तीसरा विद्युत आघात, चौथा गर्म सतह, पांचवा तेज धूप, छठा सुई की चुभन। ओके, अब स्किनर बड़ा शानदार है, वो पढ़ेंगे परसों मंडे को। थैंक यू। हाँ मंडे को आएगी ना, क्यों नहीं आएगी, मंडे को क्या है, हाँ वो आपको सूचना देंगे, सूचना दे देंगे। अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो फिर सेम टाइम रहेगा मंडे को ना। हाँ नहीं, वो तो मेरी स्कूल वाली सेटिंग तो हो गई अभी। क्या ले ला, हाँ दिल्ली का करें क्या, आपका दिल्ली का करें तो नहीं, दिल्ली का करें तो फिर टाइमिंग यही रहेगा। इससे पहले अभी क्लासेस आती है ना, खाली थोड़ी है। आपका क्या है, 11 बजे के बाद क्या क्या होता है, जीके, और अभी क्या क्लास मेरे को बताओ, हिंदी आप हिंदी वाले हो, बताओ क्या क्या लग रही है। ओके, तो ये कंबाइंड होती है मैथ्स और हिंदी वालों की। ओके देखते हैं, पर इंफॉर्मेशन दे देंगे आपको जो भी होगा।